अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू। You're welcome. Thank you for calling me, having me. सर, कश्मीर इलेक्शंस, इंडियन साइड के जम्मू कश्मीर इलेक्शंस जी पे जी क्या कहेंगे आप? वहां पर आपको क्या लगा कि सही रिजल्ट्स आए हैं या अब आगे फ्यूचर क्या लग रहा है कश्मीर का? बहुत शुक्रिया। रिजल्ट देखें, आप तीन चार सवाल कर जाती हैं एक ही जुमले में। अब पहली बात तो ये कि रिजल्ट का आपने पूछा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल कोई शफाफ रिजल्ट है, कोई बेईमानी कोई धोखा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं कहीं से आई। ठीक है ना? तो वोटिंग पे तो कोई इतराज नहीं है। परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, 65% से ऊपर वोट पड़ा है, तो विच इज वेरी गुड इन अ साउथ एशियन डेमोक्रेसी। तीसरी बात इसमें यह है कि बीजेपी ने अपना वोट का शेयर भी बढ़ाया है माजी के मुकाबले में। 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इनका 23% वोट शेयर था। जो 2024 में हुए इसमें इनका बढ़ गया है, 25.64% इनका वोट का शेयर है। इसके अलावा 2014 में बीजेपी के पास 25 सीटें थीं, अब इनके पास 29 यानी 29 सीट्स हैं। तो वोट शेयर भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। कश्मीर में भी इनका वोट बैंक बढ़ा है, कई जगहों पे बीजेपी के कैंडिडेट्स दूसरे नंबर पे आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वहां पे आपने फ्यूचर पूछा है कि एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। तो मैंने मैसेज भेजा है बीजेपी की क़यादत को कि अगर हमारे साथ वो गठजोड़ करें और मेरे साथ कोalition करने की बात हो जाए तो फिर हमारी टोटल सीट्स बन जाती हैं 53, जो कि 42 से 11-12 सीटें ज्यादा है। तो फिर बीजेपी के साथ मैं कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी 24 पीओजे की सीटें हैं। बिल्कुल, लेकिन सर फिर भी अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले तो लग ये रहा था कि बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा था। पहले तो हमारे यहाँ ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद बीजेपी इलेक्शन में सही नहीं लेगी कश्मीर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब जो है वो उमर अब्दुल्ला जो हैं वो सामने आए हैं और वो ज़्यादा आपको लगता है कि आगे की तरफ जाएँगे? और साथ-साथ जो मेन गवर्नमेंट है मोदी जी की, उसके उसके क्या हालात रहेंगे कश्मीर में? देखिए, जो भी सरकार बनती है इसके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि ये मरकज के साथ बना के रखे ताकि जो बेनिफिट मिल रहा है जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की शक्ल में और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, एजुकेशन, मेडिकल, और फिर जो एक्सपोजर मिल रहा है, फिर जो डिजिटलाइजेशन हो रही है जम्मू कश्मीर की, वो काम ना रुके। दूसरा रास्ता इनके पास है कन्फ्रंटेशन का, कि ये मरकज का जो नुमाइंदा है वो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है, ये फिर मनोज सिन्हा के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें और उसको टारगेट करके अपनी जो नालायकियां हैं वो छुपाने की कोशिश करें, अपनी अनविलिंगनेस टू मेक कश्मीर मूव फॉरवर्ड जो है उसको छुपाएंगे इस बात के पीछे कि जी वो मनोज सिन्हा ने ये कर दिया, जी बीजेपी गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही, जी स्टेटहुड नहीं बहाल हो रही, जी फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस किस्म की चीजें। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया है आपको, मैंने बताया है कि ऑलरेडी हमने ये कहा है कि हम अगर ये गवर्नमेंट फर्ज करें बन भी जाती है 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में ये सरकार बन जाती है, और उसके बाद अगर बीजेपी के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है और हम 24 सीटें भर लेते हैं, तो फिर तहरीक इत्तेफाक राय जम्मू कश्मीर और बीजेपी जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। हम इस गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे। जी मगर सर साथ-साथ ये भी कहा जा रहा था पहले जब इलेक्शंस नहीं हुए थे तो कई तरफ से ये आवाज़ें भी आ रही थी कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस के अपने लोग कह रहे थे, तो हम जी 370 वापस ले आएँगे। आपको लगता है कि अब वाक़ई 370 वापस लाना पॉसिबल है इनके लिए? और इतनी क्या मतलब घबराहट है 370 की, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। मुझे खुद नहीं समझ आती कि आपने देखा होगा कि काफी इंडियन जर्नलिस्ट गए हैं इलेक्शन के दौरान और उन्होंने जाके इंटरव्यूज किए हैं लोकल आम लोगों के, हुँ। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटिंग जो वोट डाल के आ रहे हैं उनके उनके इंटरव्यूज हैं, सड़क पे दुकान वालों के।
उनसे वो सब ये कहते जी 370 के लिए हम इलेक्शन में वोट डालने आए हैं। उनसे जब ये पूछा जाता है कि 370 है क्या, तो वो कहते हैं हमारे इख्तियारात हैं। उनसे पूछो कौन से इख्तियारात हैं, उनको कुछ पता नहीं। उनको धोखे में रखा हुआ है, जैसे 370 पता नहीं उनकी इज्जत लुट गई है 370 खत्म होने से। इस किस्म की बेहुदा एक नफ्सियात वहां पे कायम की गई है। 370 आपका ख्याल है, आपने सवाल किया कि वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। देखिए 370 को लाने के लिए जम्मू कश्मीर असम्बली के पास कोई पावर्स नहीं है, ठीक है ना। ये प्लेबेसाइड भी नहीं करवाने की पावर इनके पास। वो एक तरीकाकार है, उसका एक आईनी तरीकाकार है, और वो ये है कि ये इंडिया की जो लोकसभा है उसके अंदर लॉबिंग करें, कैंपेन चलाएं, अपना जोर लगाएं, और फिर वहां पे मोशन दें कि जी 370 बहाल होनी चाहिए। वहां से वोटिंग होगी, 2/3 मेजोरिटी से वोट होगा, तो ये 370 लगेगा। तो ना 9 मन दूध तेल होगा और ना राधा नाचेगी वाला किस्सा चल रहा है यहाँ पे। तो हमें तवज्जो जो है वो देनी चाहिए, एक तो इसके ऊपर के जो डेवलपमेंट के काम है ये नहीं रुकने चाहिए, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट, जिसमें हो सकता है कि पीडीपी का पैबंद भी लग जाए, एक आध मिनिस्ट्री उनको भी मिल जाए। तो ये मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, ये इस खिते के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये इस खिते के लिए, कौन नहीं जानता कि 24 अगस्त को, इसी साल 24 अगस्त तक उमर अब्दुल्ला ये कह रहा था कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं कैंडिडेट नहीं हूं, ठीक है ना। 24 अगस्त को अमेरिकन डिप्लोमेट जाके उसको मिलते हैं श्रीनगर में, और 27 अगस्त को उमर अब्दुल्ला ऐलान कर देता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, और वो भी एक से नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो मतलब है ये समझना चाहिए हमें इन चीजों को कि मतलब है ये अच्छी खबर नहीं है एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट का बनना। लेकिन जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारी बात आज हमने फ्लोट कर दी है बात बीजेपी को। अगर उनकी समझ में आ जाती है या वो मान जाते हैं और हमारी सीटें भर देते हैं, और मेरी पार्टी उसमें वाज़ेह अक्सरियत से आती है, तो फिर हम अपनी 24 सीटें और बीजेपी की 29 सीटें मिला के 53, और साथ एक दो इंडिपेंडेंट मिला के हम 55 57 तक पहुंच जाएंगे। हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। लेकिन उसमें ये होगा कि फिर हमारे जो कोलिशन के लोग होंगे, हमारे 24, उसमें से फिर हम कुछ मिनिस्ट्रीज भी जाहिर है अपने पास रखेंगे, वो तो फिर बातचीत होगी। लेकिन कोलिशन बना के इनको हटाना बहुत जरूरी है इस वक्त। सर 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं, कहा यही जा रहा था, काफी दिनों तक तो डेट ही अनाउंस नहीं की जा रही थी और लोगों को शक ही था कि इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं। लेकिन कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके ख्याल से कि 10 साल के बाद ना सिर्फ ये इलेक्शंस हुए बल्कि 60% सुना है पब्लिक बाहर आई है, 60 to 70% वोटिंग हुई है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये जो है पहली बात तो ये जो सेलिब्रेट करनी चाहिए जो चीज, वो ये है कि कश्मीर में लोगों ने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया है, और खुशी से किया है, चाहे उन्होंने जिसको मर्जी वोट दिया है। देखें, बीजेपी को दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, इंजीनियर रशीद की पार्टी को दिया है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी को दिया है, जिस मर्जी पार्टी को उन्होंने दिया है। लेकिन लोगों ने वोटिंग की है और पार्टिसिपेट हुए हैं। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों को यकीन है इंडियन डेमोक्रेसी में, उनको यकीन है इलेक्शन प्रोसेस में कि इसमें धांधली नहीं होगी, जिसको हम वोट डालेंगे हमारा वोट गिना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमेशा ऐसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक दफा इलेक्शन में धांधली हुई थी, जिसके बाद फिर दहशत गर्दी और ये सारा और प्रोटेस्ट शुरू हुए। उसकी भी जरूरत उस वक्त नहीं थी धांधली करने की, लेकिन वो हुई उस वक्त की सरकारों ने किया, ये चमत्कार दिखाए उन्होंने। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं की कि उठा लो कैंडिडेट, डब्बे बदल दो, फायरिंग कर दो। ये माहौल नहीं बीजेपी का जी। नहीं सर, ये माहौल तो खैर भारत में कभी भी इलेक्शंस में नहीं देखा। जो
अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कहा जाता है जी धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यहाँ से अगर हम कश्मीर से थोड़ा-सा आगे बढ़ें और आएँ ज़रा पाकिस्तान की तरफ, और डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान, इस्लामाबाद विज़िट करने वाले हैं, और एससीओ की मीटिंग में आप वैसे तो उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे। ख़ैर करनी भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है वो एक बिल्कुल डिफरेंट उसके लिए आ रहे हैं, इवेंट के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप उनकी पाकिस्तान विज़िट को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए जो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मेहमान हैं वो आपके। तो और आपके घर चल के आ रहे हैं और मेहमान हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए अच्छा, उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, कोई मीडिया को भी उनके साथ जो है वो बड़ा एक अच्छे तहज़ीब के दायरे में रह के चलना चाहिए, और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और कैसे? साइडलाइन जी, फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जी। वो इस तरह उठाना चाहिए आरज़ू जी के साइड पे, साइड लाइन्स में मीटिंग अरेंज हुँ, होनी चाहिए, जिसमें एक आइस ब्रेक हो। मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर का सॉल्यूशन निकालने के हुँ। लिए बैठ जाएँ। एक आइस ब्रेक हो कि हाँ, भई ये इश्यूज़ हैं, इनको हमें सॉल्व करना चाहिए। एक नाइस एटमॉस्फियर में ये गुफ्तगू चले, और वहाँ से वो ये कहें कि उनको कि भई हम पीओजेके के लिए हम कर रहे हैं कोशिश, लोगों के लिए, ताकि पीओजे के लोगों को भी असल में तो देखा जाए तो इन पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान के भी तो वो बाय डिफॉल्ट फॉरेन मिनिस्टर है ना, उनके भी तो फॉरेन मिनिस्टर है। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग जो है बाय डिफॉल्ट भारतीय हैं, तो फिर हमारा फॉरेन मिनिस्टर है वो, आ रहा है हमारे बारे में बात ना करे और चला जाए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होगा। नहीं सर, उन्होंने कहा तो यही है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन बहरहाल उनका आना जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए, नहीं, और वो तो बिलावल डेफ़िनेटली भुट्टो ने भी बहुत कहा ख़्याल था। रखना है। वो तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था जब इंडिया गया था, फिर गोवा में उसने कैसी ऐसी-तैसी फेरी इंडिया की। वो तो बिलावल ने भी। अब वो तो सही है, लेकिन देखते हैं सर वो आके क्या बात करते हैं। फिलहाल तो उन्होंने यही कहा है कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनका आना जो है वो बहुत से लोगों को तो उम्मीद ही नहीं थी देखें कि ये भारत से कोई आएगा। आरज़ू 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 ये बात ऐसे ही है जैसे ज़ाकिर नाइक कहे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ लेकिन मैं इस्लाम के ऊपर बात नहीं करूँगा। तो जयशंकर जी आ रहे हैं और वो ये कहें कि मैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करूँगा। तो मतलब मैं क्या कह मतलब सकता हम हूँ? उनकी इस आपके बात का देश बिलीव नहीं कर रहे हैं, में आपका क्या बात करेंगे, आप ये कह करनी रहे हैं। चाहिए, करनी चाहिए। दोनों को हम्म। करनी चाहिए। टेक एडवांटेज, सीक्रेटली कर लें। लेकिन हमें ना बताएँ, प्रेस को ना बताएँ, लेकिन हम्म बैठे बात करें। लेकिन सर कुछ बात तो कहा जाता है ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती ही रहती है हर कंट्री के दरमियान। क्या चल रही है आपके ख्याल से? आपको कोई इस तरह की खबर है? देखें, बैकडोर डिप्लोमेसी कभी भी जंग के दौर में भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि कोई इस किस्म की बैकडोर पॉलिसी जो नतीजा खेज साबित हो सके, तो ऐसी बैकडोर अभी तक नेगोशिएशंस या कोई चैनल नहीं ओपन हुआ। सही। लेकिन लेकिन सर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे लोग काफी पुरुम्मीद हैं, उनको यही बात बहुत बड़ी लग रही है कि डॉक्टर जयशंकर एटलीस्ट इस्लामाबाद या पाकिस्तान में आ रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वरना तो हर चीज के लिए मना कर दिया जाता है ना, नहीं हम क्रिकेट के लिए नहीं आएंगे, हम एससीओ के लिए नहीं आएंगे, हम किसी चीज के लिए नहीं आएंगे। हालांकि वो भी इंटरनेशनल इवेंट्स ही होते हैं, पाकिस्तान का इवेंट नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो आने के लिए तैयार हुए हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो कह लीजिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है हुकूमत के ऊपर, सिक्योरिटी को लेकर खास तौर से। जो बिल्कुल, आजकल आप देखिए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिल कराची में जैसे हुआ, आपके ख्याल से ये कर पाएंगे सिक्योरिटी को? वैसे तो इन्होंने सिक्योरिटी रेंजर्स लगा दिए हैं पूरे में। सिक्योरिटी तो वो अपनी भी साथ लाएँगे और ये भी कर लेंगे, सिक्योरिटी का मसला नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जयशंकर जी के एज़ाज़ में जो है ना स्टेट डिनर दिया जाए, हम्म। प्रेसिडेंट हाउस में, स्टेट डिनर। देखो, दुश्मन ही सही, लेकिन उसको इज़्ज़त दो यार, इज़्ज़त दो, उसको मेहमान आया है, उसको इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट दो, कि वो भी वो तो सोचे कि यार होगा वाक़ई सर। में इतने भी ये बुरे नहीं हैं जितना कि हम समझते हैं। नहीं नहीं सर, उस पे तो मुझे यकीन है कि रिस्पेक्ट बहुत दी जाएगी, और यकीनन वो यहाँ से कुछ अच्छी यादें ही लेकर जाएंगे, और अच्छी बिल्कुल, यादें बिल्कुल। देकर भी जाएंगे इस बात का। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ हम लोग
एक ही हुआ करते थे पहले, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ तहजीब और हुआ तमीज करते तो नहीं एक थे, ही है। हुआ करते नहीं थे, अभी भी एक ही है, अभी भी एक ही है। तो सर तहजीब और तमीज तो अभी भी वही है ना, तो मेरा ख्याल है कि एज अ गेस्ट तो उनको बहुत अच्छे तरह से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन सर लास्ट में जी दोबारा एक बार चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है कराची में, फिर कह दिया गया कि जी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, वही रटे हुए जुमले जो गवर्नमेंट कहती है, लेकिन ये हो क्या रहा है? देखें, ये तो होता रहेगा जब तक कि आप बलोच और पश्तूनों के साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। आप बातचीत ही नहीं करना चाहते। महारंग बलोच, जो कि बलोच जो मूवमेंट है या जो सिविल सोसाइटी है, उसमें वो मतलब है मलाला यूसुफजई है बलोचों की, कि वो नॉन वायलेंट है, वो राइट्स की बात करती है। आप उसके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पे उसका फोटो छापा है, वो इवेंट में जाती है तो इस्लामाबाद में आप उसको न्यूयॉर्क की फ्लाइट से उतार लेते हैं, नहीं कराची, जाने देते। कराची, कराची में। कराची सर न्यूयॉर्क की किस फ्लाइट बात से का उतार, डर है, सर किस बात का डर है इनको, क्यों कि नहीं उसको जाने दे रहे? नोबेल प्राइज मिल के लिए वो कर रहे हैं ना, उसका नोबेल प्राइज का चक्कर चल रहा है। दो बंदों के नाम हैं जो नोबेल प्राइज के लिए, वो एक इसका है, हमारी बेटी है, क्या नाम है, डॉक्टर मारंग बलोच का, और दूसरा हमारे बड़े भाईजान जो हैं नरेंद्र मोदी साहब। ये दोनों जो है साउथ एशिया से इस वक्त नोबेल पीस प्राइज का नाम इनका जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो सर इस पे ही डर क्यों रही है हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है, इस पे क्यों घबराई हुई है? इस पे तो खुश होना भाई चाहिए। इसलिए कि वो, अगर वो नहीं, किसी जनरल को नहीं ना मिल रहा, फौजी को नहीं मिल रहा, सिविलियन को मिल रहा है, और उस सिविलियन को मिल रहा है जो स्टैब्लिशमेंट को चैलेंज कर रही है, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनके खिलाफ आवाज उठा रही है, तो इसलिए वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उसको मिले। जिसको मिल भी गया गलती से, डॉक्टर अब्दुल सलाम को, उसको भी आपने जीने नहीं दिया, तो वो फिर यहाँ तो जर्नैलों को नोबेल प्राइज देने चाहिए इनको। लेकिन सर चाइना जो है वो आपके ख्याल से अब पाकिस्तान के साथ काम करेगा? जो बार बार अटैक्स हो रहे हैं, वैसे तो उन्होंने काफी सख्त किस्म की स्टेटमेंट दी है चाइना ने, लेकिन फिर भी ये हर कुछ दिन के बाद यही किस्सा हो रहा है। अब चाहे जो मर्जी आप रीजन दे दीजिए कि बलूच काम तो नाराज हैं या कुछ भी। काम तो करेंगे, वो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो मरने वाला चीनी है वो शी जिनपिंग नहीं है, या उसका फूफी का लड़का या लड़की नहीं है, वो आम चाइनीज हैं जिनको ये भेज देते हैं। एक इंजीनियर है, कोई वर्कर है, कोई टेक्नीशियन है, उनके मरने का चाइनीज गवर्नमेंट को क्या क्या उनको अफसोस है? कोई अफसोस तो नहीं सर है वो। तो सर ये जो उठ के कह रहे हैं कि कभी सऊदीज का कह रहे हैं वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कभी किसी को बोलते हैं इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कौन इन्वेस्टर्स आएगा जहां पे इस तरह से लोगों पे अटैक हो रहे हैं? देखना पड़ेगा। आई कैनॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि विल अभी हैव आज टू भी वेट एंड इन्होंने सी। कहा कि 130 सऊदीज आए हैं और सऊदी अरब से उनके मिनिस्टर के साथ, जो कि पाकिस्तान में 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इनका इरादा है बैंकिंग सेक्टर में। आपको लगता है कि वो इतने सिक्योर होंगे, उनका पैसा उनकी जाने सिक्योर होंगी? आई डोंट नो। मुझे अगर आप पूछे तो मैं तो 1 रुपया भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो कर रहे हैं तो उनका कोई होगा, गारंटर होगा उनका कोई। आपका फ्लैट हो सकता है उन्होंने कहा हो कि ये भी गारंटी में रखेंगे हम। तो मैं तो किराए पे रहती हूँ जिनका है उनसे पूछ ले जाके मेरा तो अपना फ्लैट भी नहीं है। हाँ, चलो। लेकिन लेकिन ये जरूर है कि बहरहाल इस वक्त जो इस्लामाबाद की हालत है कि इन्होंने पूरे में रेंजर्स लगा दिए हैं, 3 दिन की छुट्टी दे दी है, ऑफिस भी बंद, स्कूल कॉलेज सब बंद एससीओ की मीटिंग के लिए। और डेफिनेटली हमारी सारी नजरें एससीओ के ऊपर हैं, और खास तौर पे डॉक्टर जयशंकर पे, जो कि मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। तो हाँ हाँ, देखते हैं, सबके फेवरेट वो है। वो आते हैं तो फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन जबरदस्त किया। हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर, अपना थैंक यू ख्याल सर। रखिए, बहुत शुक्रिया, आप भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।